आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो रोज़मर्रा की जानकारी है, हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पसंद करते हैं, ये सब आजकल इस्तेमाल कैसे हो रही है। मतलब कभी सोचा है कि सुबह आंख खुलने से लेकर रात सोने तक हम कितनी बार अनजाने में ही अपने डिजिटल निशान छोड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। फ़ोन चेक करना, रास्ते के लिए मैप्स देखना या कुछ ऑनलाइन खरीदना, यहाँ तक कि स्मार्ट स्पीकर से बस मौसम पूछना भी, ये सब कहीं ना कहीं मतलब दर्ज हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बात सिर्फ वो नहीं है जो हम जानबूझकर शेयर करते हैं। कई बार तो हमारे डिवाइस जैसे फोन का माइक या लैपटॉप का कैमरा वो बैकग्राउंड में भी एक्टिव हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, और स्मार्ट टीवी हमारी देखने की आदतें ट्रैक कर रहे हैं। फिटनेस बैंड हमारी सेहत का पूरा डेटा ले रहे हैं। ये सब मिलकर हमारी एक एक डिजिटल प्रोफाइल बनाते हैं और हमें शायद पता भी नहीं चलता पूरी तरह से। कमाल है। लेकिन ये सब अब शुरू कैसे हुआ? मतलब हमारी ये साधारण सी लगने वाली जानकारी अचानक इतनी कीमती कैसे बन गई? कंपनियां, सरकारें, सब इसके पीछे क्यों हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प कहानी है। देखिए, शुरू में जब इंटरनेट बिल्कुल नया था तब कंपनियां डेटा का इस्तेमाल करती थीं, लेकिन ज्यादातर अपनी सर्विसेज को मतलब बेहतर बनाने के लिए। हाँ। जैसे सर्च रिजल्ट्स ठीक करना, वेबसाइट को और उपयोगी बनाना। लेकिन फिर खासकर गूगल जैसी कंपनियों ने उन्होंने ये समझा कि लोगों की ऑनलाइन आदतें, उनके सर्च, उनके क्लिक्स, इससे उनकी पसंद नापसंद का बहुत सटीक अंदाजा लग सकता है। अच्छा। और इस जानकारी का इस्तेमाल उनको बिल्कुल सही मतलब टारगेटेड विज्ञापन दिखाने के लिए किया जा सकता है। और यहीं से ये एक बड़ा मोड़ आया। डेटा अब सिर्फ सेवा सुधारने की चीज नहीं रहा, वो खुद बिकने लगा। हाँ, वो खुद एक बेशकीमती चीज बन गया जिसे खरीदा बेचा जा सकता है। यही है वो सर्वेलेंस कैपिटलिज्म, मतलब निगरानी वाला पूंजीवाद। उसका आधार यही बना। अच्छा, तो विज्ञापनों ने इसे इतना कीमती बना दिया और सरकारों की दिलचस्पी कैसे बढ़ी इसमें? वो पहलू, हाँ, वो ज्यादा मजबूत हुआ 9/11 जैसी बड़ी घटनाओं के बाद, जब सुरक्षा की चिंताएं बहुत बढ़ गईं। ओके। तो सरकारों को लगा कि अगर लोगों की गतिविधियों पर, उनके कम्युनिकेशंस पर नजर रखी जाए तो खतरों को शायद पहले ही रोका जा सकता है। और इसी वजह से बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा करने के प्रोग्राम शुरू हुए। टेलीकॉम कंपनियों से, इंटरनेट कंपनियों से डेटा लिया जाने लगा। तो एक तरफ थीं कंपनियां जो मुनाफे के लिए डेटा चाहती थीं, और दूसरी तरफ सरकारें जो कहती थी सुरक्षा के लिए चाहिए। तो मतलब एक तरह से हमारी जिंदगी की पूरी तस्वीर कुछ बहुत शक्तिशाली संस्थाओं के पास पहुंच रही है। यकीनन इससे उन्हें काफी ताकत मिलती होगी। ये थोड़ा डरावना भी लगता है ना? हाँ बिल्कुल, जानकारी वाकई ताकत है और इसका इस्तेमाल भी कई तरीकों से होता है। एक तो है जिसे हम सॉफ्ट पावर कह सकते हैं। सॉफ्ट पावर? हाँ, मतलब हमारी सोच और पसंद को धीरे धीरे पता चले बिना प्रभावित करना। जैसे टारगेटेड विज्ञापन, वो हमें खास चीजें खरीदने या शायद खास विचारों को मानने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। सोशल मीडिया की फीड्स भी वो इसी तरह से डिजाइन होती हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त उन पर बिताएं। एक तरह की लत लग जाती है। हाँ, ये तो होता है। और दूसरी तरफ हार्ड पावर भी है, जहां इस डेटा का इस्तेमाल सीधे तौर पर नियंत्रण या दबाव बनाने के लिए होता है। जैसे कुछ देशों में वो सोशल क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम है। नागरिकों के व्यवहार के आधार पर उनको रैंक मिलती है और फिर तय होता है कि उन्हें क्या सुविधाएं मिलेंगी या नहीं। या फिर हमारी मर्जी के बिना या हमें अंधेरे में रखकर डेटा इकट्ठा करना, ये भी हार्ड पावर का ही हिस्सा है। और इसका असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं पड़ता, ये पूरे समाज पर असर डालता है। ये तय करता है कि हम तक कौन सी खबरें पहुंचें, कौन से मुद्दे हमें जरूरी लगें। इसीलिए प्राइवेसी या गोपनीयता अब सिर्फ एक निजी मामला नहीं रहा, ये एक सामूहिक, एक सामाजिक मुद्दा बन गया है। वाकई ये सोचने वाली बात है। और जब इतना सारा डेटा एक जगह इकट्ठा हो तो इसके गलत हाथों में पड़ने का खतरा या गलत इस्तेमाल होने का खतरा भी तो बढ़ जाता होगा। आपने शुरू में से जहरीला कहा था, वो क्यों? जहरीला इसलिए कहा क्योंकि इसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता बहुत ज्यादा है। सोचिए जरा, अगर किसी कंपनी का डेटा लीक हो जाए, हाँ, तो लाखों लोगों की निजी जानकारी, नाम, पता, फोन नंबर, क्रेडिट कार्ड डिटेल, यहाँ तक कि उनकी सेहत से जुड़ी जानकारी, वो अपराधियों के हाथ लग सकती है। बाप रे। इससे पहचान की चोरी हो सकती है, बैंक फ्रॉड हो सकता है, ब्लैकमेलिंग हो सकती है। कितने गंभीर अपराध हो सकते हैं। फिर ये डेटा हमारे मौकों को प्रभावित कर सकता है। कैसे? मान लीजिए कोई एल्गोरिदम है जिसे गलत या अधूरे डेटा पर ट्रेन किया गया है,
तो वो नौकरी या लोन के एप्लीकेशन में किसी खास ग्रुप के खिलाफ भेदभाव कर सकता है बिना किसी को पता चले। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ये बड़ा खतरा है। दूसरे देश या आतंकवादी समूह इस डेटा का इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकते हैं या हमले की योजना बनाने के लिए। और हमने देखा है, जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका वाले मामले में, हाँ सुना था, कैसे फेसबुक यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाकर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। ये तो सीधा लोकतंत्र पर हमला है। ये तो वाकई बहुत गंभीर खतरे हैं। तो क्या इस स्थिति को बदलने के लिए कुछ किया जा सकता है? क्या हम बस इस डेटा इकोनॉमी के रहमो करम पर ही हैं या कोई रास्ता है? उम्मीद तो है, लेकिन इसके लिए बड़े सिस्टमैटिक बदलावों की जरूरत होगी। आसान नहीं है। जैसे कि पहला कदम तो शायद ये हो सकता है कि ये जो पर्सनल विज्ञापनों का पूरा मॉडल है, इसी पर सवाल उठाया जाए। क्या इंटरनेट का बिजनेस मॉडल सिर्फ हमारी निगरानी पर ही आधारित होना चाहिए? बिल्कुल। दूसरा, पर्सनल जानकारी को खरीदने और बेचने पर रोक लगनी चाहिए। ये कोई आम चीज नहीं है। सही बात है। तीसरा, कंपनियों को डेटा मिनिमाइजेशन का सिद्धांत अपनाना चाहिए। मतलब सिर्फ उतना ही डेटा लें जितना सर्विस देने के लिए सच में जरूरी है, और वो भी डिफॉल्ट रूप से, ऐसा नहीं कि हमें सेटिंग्स में जाकर बदलना पड़े। चौथा, ये पक्का करना होगा कि डेटा का इस्तेमाल लोगों के भले के लिए हो, उनके खिलाफ नहीं। एल्गोरिदम पारदर्शी हो, उनकी जवाबदेही तय हो। पांचवां, डेटा सुरक्षा के स्टैंडर्ड्स बहुत सख्त करने होंगे। कंपनियों पर भारी जुर्माना लगना चाहिए अगर उल्लंघन होता है। और पुराना डेटा? बिल्कुल। आखिर में जो डेटा पुराना हो गया है या जिसकी जरूरत नहीं है, उसे नियमित रूप से डिलीट करना अनिवार्य होना चाहिए। ये सब करना आसान नहीं होगा, पर इन दिशाओं में सोचना तो पड़ेगा। तो आज हमने समझा कि कैसे हमारी डिजिटल जिंदगी लगातार डेटा बना रही है, कैसे ये डेटा विज्ञापनों और सरकारी निगरानी की वजह से इतना मूल्यवान बन गया, कैसे ये जानकारी संस्थाओं को सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरह की पावर देती है, और इस डेटा से जुड़े गंभीर जोखिम क्या हैं, और शायद इसे बदलने के लिए किन बड़े बदलावों की जरूरत हो सकती है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम ये समझते हैं कि हमारी जानकारी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, तो हम ज्यादा जागरूक महसूस करते हैं, ज्यादा सशक्त महसूस करते हैं। वैयक्तिक स्तर पर भी हम कुछ चीजें कर सकते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं? जैसे अपने ऐप्स की परमिशन सेटिंग्स को रेगुलरली चेक करना, मुश्किल पासवर्ड इस्तेमाल करना, पब्लिक वाईफाई पर सेंसिटिव काम ना करना, और किन सर्विसेज पर भरोसा करना है, इसके बारे में थोड़ा सोच समझ कर फैसला लेना। जागरूकता ही पहला कदम है। सही है ना? बिल्कुल सही। उम्मीद है इस चर्चा से आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी और ये समझने में मदद मिली होगी कि आज की दुनिया में हमारी जानकारी का असल मतलब क्या है। क्या ये विश्लेषण आपके लिए उपयोगी था? इस बारे में आपके क्या विचार हैं और हम इसे भविष्य में और बेहतर कैसे बना सकते हैं, हमें जरूर बताइएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।